गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे और लार्ज इंटेस्टाइन का अगला पोर्शन है कि इसकी जो वॉल होती है इसकी हिस्टोलॉजी क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो इसकी वॉल की स्ट्रक्चर और हिस्टोलॉजी वैसी होगी जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अदर पार्ट की होती है। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं। इसमें अगर देखें तो सबसे फर्स्ट लेयर होती है म्यूकोसा, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, फिर सब म्यूकोसा होती है, फिर मस्कुलर लेयर होती है और फाइनली जो सबसे बाहर की तरफ लेयर होती है वो होती है आपकी सीरोसा या एडवेंशिया। ठीक है, ये चार लेयर होती है। म्यूकोसा को देखें तो ये म्यूकोसा जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की लेयर होती है। और जो आपका एलिमेंट्री कैनाल या लार्ज इंटेस्टाइन की जो ल्यूमेन होती है, जहाँ फूड काइम वगैरह होता है, उसकी सीधे कांटेक्ट वाली जो लेयर होती है वो म्यूकोसा होती है। और म्यूकोसा भी सब डिवाइडेड रहती है, उसमें भी कुछ लेयर्स होती है, लगभग 3 लेयर्स होती है। तो म्यूकोसा की जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है स्टोमक वाले पोर्शन में, उसे एपिथेलियम लेयर बोलते हैं। और इसके बाद में इससे थोड़ा बाहर की तरफ लेयर होती है वो होती है लेमिना प्रोपेरिया। लेमिना प्रोपेरिया जो लेयर है कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है और इसके बाहर मस्कुलरिस म्यूकोसा होती है जो कि स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। तो ये म्यूकोसा लेयर हो गई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की सबसे इनर मोस्ट लेयर, जिसके अंदर 3 सब लेयर होती है। एक एपिथेलियम की इनर मोस्ट, फिर इसके बाहर की तरफ लेमिना प्रोपेरिया और सबसे बाहर की तरफ म्यूकोसा की सबसे बाहरी परत होती है वो होती है मस्कुलरिस म्यूकोसा, जो कि स्मूथ मसल्स की बनी होती है। म्यूकोसा के बाहर की तरफ जो लेयर होती है वो होती है सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा जो होती है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के आपके जैसे वेसल्स पाई जाती है, जैसे ब्लड वेसल्स है, इलास्टिक फाइबर है, कोलेजन फाइबर है। इसके बाद में न्यूरॉन्स मतलब नर्व्स पाई जाती है। ठीक है, और ये सारी जो होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। इसमें न्यूरॉन्स के जो प्लेक्सेस होते हैं उसको मिस्नर प्लेक्सेस बोलते हैं सब म्यूकोसा के अंतर्गत। सब म्यूकोसा के बाहर की तरफ जो लेयर होती है वो होती है मस्कुलर लेयर, जो मसल्स की लेयर होती है, स्मूथ मसल्स से बनी होती है। और स्टोमक में हमने देखा था 3 प्रकार की लेयर थी, एक ऑब्लिक्यू, लॉन्जिट्यूडिनल और सर्कुलर। यहाँ पर मसल्स लेयर जो होती है वो मेनली 2 प्रकार की होती है, एक लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स लेयर होती है और दूसरी सर्कुलर मसल्स लेयर होती है। ऑब्लिक्यू मसल्स लेयर नहीं होती है। प्लस यहाँ पर भी प्लक्सेस पाए जाते हैं, जैसे मेजेंट्रिक प्लक्सेस, इनको हम ऑर्बैक प्लक्सेस भी कहते हैं। ठीक है, और ये मसल जो होती है वो एलिमेंट्री कैनाल की जो मूवमेंट होती है ना, पेरिस्टेलिस मूवमेंट मतलब क्रमांकुंचन गति, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ओके, इसके बाद में इस मस्कुलर लेयर के बाहर जो लेयर होती है वो होती है सीरोसा या एडवेंसिया। ये एडवेंटिसिया, सीरोसा या एडवेंटिसिया, ये जो लेयर होती है वो पेरिटोनियम की बनी होती है। अगर ये इंट्रा पेरिटोनियम है या फिर रिट्रोपेरिटोनियम है, इस पे इसका नाम डिपेंड करता है। इंट्रा पेरिटोनियम होने पर इसको सीरोसा, और अगर रिट्रोपेरिटोनियम है तो फिर इसको एडवेंटिसिया कहते हैं। ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, फाइनल लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ की और पेरिटोनियम की बनी होती है कुल मिलाकर के, है ना। रिट्रोपेरिटोनियम और इंट्रा पेरिटोनियम 2 प्रकार की बातें इसमें आती हैं। तो ये तो हो गई बहुत साधारण सी बात थी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हिस्टोलॉजी, जो कि एलिमेंट्री कैनाल के जो अदर पार्ट हैं स्टोमक वगैरह उसमें हमने देख रखी थी। उसी के सेम ही ये थी ये बातें। अब हम फंक्शन देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन। तो जो भोजन था उसका मेनली पाचन जो था वो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। इसके बाद में भोजन के डाइजेशन के बाद में भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन का भी अधिकतर भाग जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये जो भोजन कायम होता है वो इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन की सिकम में प्रवेश करता है, वहाँ से फिर कॉलन में और फिर रेक्टम में वगैरह जाता है। ये सारी बातें अपने को पहले से क्लियर है। अब हम फंक्शन देखें इनका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है कि जो इनडाइजेस्टेबल फूड होता है, जो पचा हुआ अपचित भोजन, अपचित भोजन जो पचा हुआ नहीं है, ऐसा भोजन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है ना,
तो एक तरीके से ये यूज़लेस होता है और वेस्ट ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका होता है। फिर भी यहाँ पर एक तो जो साल्ट्स होते हैं उनका, और दूसरा ज़्यादातर वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। यानी जो काइम यहाँ पर आएगा उस काइम में जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो उनका ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन करेगा, और इस वजह से जो एक लिक्विड फ्लूइड यहाँ पर आया था, लिक्विड अपचित भोजन जो आया था वो अब सॉलिड रूप में बदलेगा और लास्ट में ये मल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेन काम यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो मुख्यतः रूप से एक तो मिनरल यानी साल्ट्स और दूसरा वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। बाकी जो मेनली न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के संबंध, ग्लूकोज और अमीनो एसिड या फैटी एसिड, इनका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलरेडी हो रखा होता है। लगभग यहाँ बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अपचित भोजन, इनडाइजेस्टेबल जो पार्ट होते हैं जो पचे नहीं हैं, है ना, ऐसे पार्ट में जैसे एमाइलोज है, स्टार्च एक तरीके का, और एमाइलोज जो होता है इसका भी यहाँ पर कुछ मात्रा में पाचन होता है। कुछ फाइबर होते हैं इनका भी पाचन होता है यहाँ पर कुछ मात्रा में, है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता। और इसके यहाँ पर जो पाचन होता है वो मेनली बैक्टीरिया के थ्रू होता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको गट फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, ये जो भी यहाँ पर भोजन आएगा, पॉलीसेकेराइड वगैरह, है ना, कुछ फैटी एसिड वगैरह, तो उनका ये ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे भागों में तोड़ते हैं और उनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स ये खुद लेते हैं, और बाकी जो आपके एलिमेंट्री कैनाल का जो लार्ज इंटेस्टाइन का इनर लेयर होता है उसको रिपेयर करने में भी प्रयुक्त होता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग भी होता है। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में सॉल्ट का फर्मेंटेशन होता है यहाँ पर, और इसके बाद में जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है उनका भी फर्मेंटेशन होता है, यूरिया का रिसाइकलिंग होता है। तो ये कुछ काम यहाँ पर होते हैं। इसके बाद सबसे मेन जो बात थी लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन से रिलेटेड वो ये थी कि एक तो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, ज़्यादातर वाटर का एब्जॉर्प्शन यही होता है। दूसरा कुछ मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। फाइनली जो सेमी सॉलिड अपचित भोजन था वो सॉलिड रूप में कन्वर्ट होता है और मल के रूप में रेक्टम में इकट्ठा होता है और फिर वहाँ से एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाता है। एक मेन फंक्शन तो ये था। सेकंड मेन फंक्शन इसका ये है कि यहाँ पर जो गट फ्लोरा पाए जाते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि उस जंतु के लिए, अगर हम मानव के संबंध में बात करें तो मानव के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो ये जो कॉलन बैक्टीरिया हैं वो कुछ विटामिन्स का सिंथेसिस करते हैं, कुछ विटामिन का निर्माण करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे विटामिन के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है आपको कि विटामिन के, थायमिन, राइबोफ्लेविन, ऐसे कुछ विटामिन्स हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के जो गट फ्लोरा हैं, बैक्टीरिया हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है और ये हमारे लिए उपयोगी भी हैं। अब ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो पॉलीसेकेराइड वगैरह यहाँ पर आए थे उनको डिग्रेड करेंगे, उनका फर्मेंटेशन करेंगे, और ये बैक्टीरिया फर्मेंटेड चीज़ें, इसके बाद बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन के जो पिगमेंट्स हैं उसके टूटे हुए रूप, और ये सारा मिल मिला करके मल का निर्माण होता है जो रेक्टम में इकट्ठा होता है और फाइनली बॉडी से बाहर एनएस के थ्रू निकल जाता है। तो ये था आपके लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन, और यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल।